और इन दौरान ये बात हुई कि शरद पवार जाके मोदी जी से मिले। मोदी जी ने शरद पवार जी से मिलवाने के लिए अमित शाह को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। और तब शरद पवार बाहर आके ऐसे बोले कि मैं किसानों की मांगों का कुछ मेमोरेंडम लेके पीएम मोदी जी से मिला। लेकिन ये सबको पता था कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। कैंडिडेट रहेंगे, वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनके पास इलेक्टिव मेरिट है, जिनके पास विनेबिलिटी है, लेकिन वो टिकट के लिए पार्टी में आए हैं। पैमाने पे टिकट काटेगी या नए फेसेस को टिकट देगी, तो उनमें से जो रिबेल्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी ये जो पूरा प्रोग्राम जो आया है, इसमें अभी बहुत फास्ट में 2020 खेलते हुए जो शीट शेयरिंग है वो करना पड़ेगा। और शीट शेयरिंग करने के बाद जो टिकट का बंटवारा है वो भी वैसे ही करना पड़ेगा। वोट कटुआ कैंडिडेट गेम स्पॉइल कर सकते हैं दोनों अलायंस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को मतदान करेगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र में आज से ही चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद एक सवाल सभी के जहन में गूंजने लगा कि क्या महाराष्ट्र में स्थिर सरकार मिल पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव एक अलग तरीके से होने जा रहा है, जिसमें 4 नहीं बल्कि 6 बड़ी पार्टियां हैं और इसके अलावा और भी छोटी छोटी पार्टियां इस चुनाव में दम भरती हुई नजर आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे लोकमत वीडियोस के संपादक आशीष जादव जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है। सर, महाराष्ट्र में स्थिति क्या बन रही है? 4 नहीं 6 पार्टियां हैं। यस, महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली स्थिति है जो पहले नहीं थी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा सोनू जी, मैं 2019 में जाऊंगा। 2019 के चुनाव में प्रीपोल अलायंस था दोनों तरफ जी। एक तरफ भाजपा शिवसेना, इनका प्रीपोल अलायंस था, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस था। मैंडेट तो पूरा भाजपा शिवसेना के साथ आया था। लगभग 164 सीट्स, 164 सीटें ये भाजपा और शिवसेना मिलकर आई थी। सभी को लग रहा था कि अमित शाह जी जो लोकसभा चुनाव के समय ही मातोश्री पे जाके फार्मूला तय करके आएंगे, जिसकी ज़्यादा सीटें वो सीएम बनेगा। बाद में धीरे धीरे बातें बढ़ी, इतनी बढ़ी कि लगभग 32-33 दिन कुछ भी नहीं हुआ। और इन दौरान ये बात हुई कि शरद पवार जाके मोदी जी से मिले। मोदी जी ने शरद पवार जी से मिलवाने के लिए अमित शाह को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। और तब शरद पवार बाहर आके ऐसे बोले कि मैं किसानों की मांगों का कुछ मेमोरेंडम लेके पीएम मोदी जी से मिला। लेकिन ये सबको पता था कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक आ रही है, लेकिन भाजपा को ये कतई नहीं लगा कि शिवसेना और भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस एक आने के बाद कांग्रेस सरकार में आएगी। यह ऐसे लगने लगा कि नहीं, एक महाविकास आघाड़ी ऐसा गठबंधन बन सकता है कि जिसमें कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी विधायकों से चर्चा की फ़ोन पे, क्योंकि ये सभी विधायकों को जयपुर में एक रिसोर्ट में रखा गया था, और फिर सोनिया गांधी जी को ये फीडबैक मिला, बहुत सारे विधायकों ने ये बात रखी कि मैडम सत्ता में वापस आना चाहिए। अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ आती है, उनका भाजपा से अभी जम नहीं रहा है, तो कांग्रेस ने भी एक चांस गंवाना नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ये तो बिल्कुल सत्ता में आने के लिए आतुर थे। तो सोनिया गांधी जी ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन भाजपा को ऐसा कतई नहीं लगा कि कांग्रेस शिवसेना के सरकार में अपनी मंत्री बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से सपोर्ट देगी और 6 महीने बाद ये सरकार गिरा देगी। लेकिन कांग्रेस सरकार में गई, उद्धव ठाकरे सरकार बनाना चाहते, ऐसा अजित पवार को पता चला। उसी रात को अजित पवार ये भाजपा के खेमे में जा बैठे और उन्होंने फिर वहाँ आपको पता है कि 80 घंटे की सरकार बनाई। तो वो सरकार गिर गई। वो इसलिए गिर गई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि सभी विधायक नए से चुन के आए हैं
और वो 14वीं विधानसभा थी। तो सब चुन के नए आए, इनकी शपथ भी नहीं हुई है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है, जो हंगामी अध्यक्ष रहता है, तो उसका चयन जो है वो खुले मतदान से होगा, वो गुप्त मतदान से नहीं होगा। तो जो भी चुन के आया है उसके नाम का पुकारा होगा बाकायदा, वो हाथ ऊपर करेगा और उसके पार्टी ने जो व्हिप डाला है उसी को वो मत देगा। अगर उसने अपना जो मत है वो क्रॉस वोटिंग के जरिए दूसरे को दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो चारा ही नहीं रहा अजित पवार जी के साथ, क्योंकि अजित पवार जी ने जो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था वो एक लिस्ट थी विधायकों की कि वो जो बैठक को आते हैं, विधिमंडल बैठक को, उसमें वो आए थे और वो वही लिस्ट उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट करके दी। और आधे से ज़्यादा विधायकों को ये पता ही नहीं है कि अजित पवार उधर सरकार बना रहे। तो वो फंस गए अजित पवार, उनको पता चल गया है कि ऐसे हो नहीं सकता। अगर इनवैलिड हो गए वोट्स तो फिर अपने पास वोट्स नहीं है। और इनके पास भी नंबर नहीं थे, बीजेपी के पास खुद के 105 थे और 12 लोग बाहर से थे, 117 लगभग थे। और माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाना भी है। अगर तब के गवर्नर जो थे, जो भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने अगर वो सरकार बनाने देते तो वो माइनॉरिटी की सरकार नहीं चल सकती थी। तो वो उन्होंने किया नहीं। फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में जाके महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई उद्धव ठाकरे जी की। और फिर आपको पता है कि 2022 में क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ। 2 ऑपरेशन लोटस हुए, एक शिवसेना में हुआ और दूसरा एनसीपी में हुआ। और उसके बाद अभी ये सरकार है, अभी ये सरकार आई है। अभी भी क्या हुआ है सोनू जी कि जो टाइम टेबल आया है इलेक्शन कमीशन से, उसमें 23 नवंबर को काउंटिंग है, यानी रिजल्ट उस दिन आना है। उसके बाद में महाराष्ट्र की अभी जो 14वीं विधानसभा है वो 26 नवंबर को विसर्जित होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है। यानी लगभग 2 दिन है सरकार बनाने के लिए। अगर इस दरम्यान ऐसी कोई लेजिस्लेचर आता है, विधानसभा त्रिशंकु अवस्था में आ जाती है और किसी के पास भी इतने इनफ नंबर नहीं है कि कोई अलायंस अपनी सत्ता खुद के बलबूते पे जो मैजिक फिगर है बहुमत का वो ला सके मेजॉरिटी का, तो ऐसे में फिर जो टाइम लगेगा तो 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो वो देखने के बाद अब ये चर्चा है कि 35 दिन बाद आज से जो पोलिंग रखा है, मतदान रखा है, तो वोटिंग रखा है, तो वो 30 दिन पे लाते थे तो उतना समय सरकार की गठजोड़ करने में मिल जाते थे। तो अभी 2 ही दिन मिलेंगे। तो अभी क्लियर कट मैंडेट आइदर महायुति को मीन्स एनडीए को या फिर एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को मिलना चाहिए। तो 2 दिन में सरकार बन के 26 के पहले सरकार आ सकेगी। तो लगभग ये पूरा देखते हुए अभी ये लग रहा है सोनू जी कि महायुति में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी अकेली नहीं है। बीजेपी के साथ शिंदे जी की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अकेली नहीं है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है और शरद पवार जी की एनसीपी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है और छोटी मोटी पार्टियां जो है वो भी गेम स्पॉइल कर सकती हैं। वो भी वोट कटुआ पार्टी भी बहुत है। और सबसे ज़्यादा रिबेल महाविकास आघाड़ी के रिबेल को अगर बीजेपी ताकत देती है या शिंदे ताकत देती है या देते हैं या फिर अजित पवार ताकत देते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आशीष जी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे वो भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो महाविकास आघाड़ी से और महायुति से टिकट नहीं मिल रही है उसके लिए नाराज़ हैं और वो अकेले अपने नाम पे अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी वोट काट सकते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग विश्लेषण रहेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी का डर किसी को नहीं लगता है। महाराष्ट्र में जो अभी राजनीति हुई है 2.5 साल से, उससे क्या हो गया है कि बीजेपी में भी अभी किसी का डर किसी को सताता नहीं है। यानी बीजेपी में भी रिबेल्स आगे आएंगे। अगर ये अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी बहुत जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके भी टिकट काट रही है, या पिछली बार जो चुनाव हार गए उनको टिकट दे ही नहीं रही है, फ्रेश
फेसेस लेके चुनाव लड़ रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो एक नेता रहेगा कि जिसको चुनाव लड़ना है और उसको ऐसा लगता है कि इस बार वो चुन के आ सकता है जी और उसको टिकट नहीं मिलता है उसके पार्टी से, जी तो वो इंडिपेंडेंट जा सकता है। मीन्स क्या, तो वो रिबेल बन सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ शरद पवार जी के पास जा सकते हैं, कांग्रेस के पास जा सकते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पास जा सकते हैं। जी तो लगभग ये देखा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी में जो कैंडिडेट रहेंगे वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनके पास इलेक्टिव मेरिट है, जिनके पास विनेबिलिटी है, लेकिन वो टिकट के लिए पार्टी में आए हैं। तीनों पार्टी के पास ऐसा होगा। कांग्रेस के पास कम होगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो रिवाइव हो चुकी है लोकसभा में, उनके पास हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट है। लेकिन शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे जी की, उनके भी पास भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के भी कैंडिडेट है, क्योंकि उनका पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा है, केडर ऐसा है कि एमएलएज या एमपीज जाने के बावजूद भी उनके पास कैंडिडेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिटिंग आ जाता है, सिटिंग एमएलए बीजेपी से या अजित पवार जी के पार्टी से या एकनाथ शिंदे जी के पार्टी से, अगर वो उद्धव ठाकरे या शरद पवार इनके पास जाके टिकट ले सकता है, ऐसे पोजीशन में है, और उनको भी लगता है कि इनको अगर देते हैं तो हम चुन के ला सकते हैं, कि इनकी जाति का फैक्टर है, इनके पास पैसों का फैक्टर है, तो ये चीज़ें देख के टिकट दे सकते हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का ये हो गया। दूसरी तरफ महायुति का है। महायुति में बीजेपी अगर इतने बड़े पैमाने पे टिकट काटेगी या नए फेसेस को टिकट देगी, तो उनमें से जो रिबेल्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो ऑब्वियसली ये तय करेंगे कि हम अपोजिशन की एमवीए में या महाविकास आघाड़ी का टिकट लें। वहाँ नहीं मिला तो वहाँ पे भी रिबेल होगा, वहाँ पे भी वो रिबेलियस मूड में आ सकते हैं। अजित पवार जी के भी बहुत सारे सिटिंग एमएलए जो हैं, जिनको अभी से लग रहा है कि शरद पवार जी का टिकट उन्हें मिले, या शरद पवार नहीं देते हैं तो कांग्रेस का मिले, या कांग्रेस शरद पवार नहीं देते हैं तो उद्धव ठाकरे जी का मिला और उनसे हम बार्गेन करके वो मतदार संघ हमारे पास लें, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी ये जो पूरा प्रोग्राम जो आया है, इसमें अभी बहुत फास्ट में 2020 खेलते हुए जो शीट शेयरिंग है वो करना पड़ेगा, और शीट शेयरिंग करने के बाद जो टिकट का बंटवारा है वो भी वैसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे तो चीज़ें बहुत जल्दी में करना है और वक्त बहुत कम है, ये दोनों तरफ प्रॉब्लम है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार वोट कटुआ कैंडिडेट गेम स्पॉइल कर सकते हैं दोनों अलायंस का, महाविकास आघाड़ी और महायुति का। और इनकी संख्या अगर बढ़ गई, जैसे कि 1995 का जो चुनाव था 90 के दशक में, जहाँ पहली बार शरद पवार जी की कांग्रेस हार गई और फिर सेना भाजपा की सरकार आई, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बन गए, तब छोटी पार्टियाँ और इंडिपेंडेंट्स मिलके लगभग 59 एमएलए आए थे, विधायक आए थे, 59 विधायक। तो वो जो आंकड़ा है अभी ये लास्ट 3 दशक में वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि हर एक चुनाव में 25 से 30 के लगभग छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट्स रहते हैं, लेकिन तब 95 में वो 59 थे। तो अभी भी उतने 60 तक जा सकते हैं क्या? अगर वो गए तो फिर एक त्रिशंकु अवस्था है, हंग लेजिस्लेचर आ सकता है क्या? और उसमें फिर वापस से वो कवायद हो सकती है कि गठजोड़ की, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर ऐसा होता है, मे भी उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ जा सकते हैं क्या? अजित पवार शरद पवार जी के साथ आ सकते हैं क्या? कांग्रेस के साथ आ सकते हैं क्या? तो ये सब चीज़ें रहेगी। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि शिंदे फैक्टर जो है और शरद पवार फैक्टर जो है, ये क्या कर सकते हैं। ऐसी एक चर्चा शुरू है कि कल जाके ऐसा ना हो कि भाजपा और उद्धव ठाकरे एक हो जाए और शिंदे अलग निकल जाए और शिंदे जी को लेके शरद पवार कांग्रेस के पास आ जाए। तो ये भी हो सकता है, कोई भी अटकलें, कोई भी शक्यता या पॉसिबिलिटीज़ खारिज नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ऐसा कहा जाता है, वैसा हो सकता है। ये मैं बहुत दूर की रिमोट पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। 2 बार शरद पवार मिल भी तो चुके हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे जी से, और ये हो नहीं सकता ऐसा कौन बोलेगा?
और शरद पवार जी तो इसमें माहिर है। उन्होंने तो 1978 में पुलोत का जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो इसी बलबूते पे किया था कि कांग्रेस की एग्जिस्टिंग सरकार गिराई और पूरे अपोजिशन को लेके वो खुद सीएम बने थे एट द एज ऑफ 38। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र के राजनीति में अभी जो सिचुएशन बनी है इसमें दो चीज़ें हो सकती है और ये ध्यान से सुनिए। एक तो महाराष्ट्र का इलेक्शन इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को लेके सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा है, खासकर सेमी अर्बन और रूरल एरिया जो है, ग्रामीण इलाका जो है, वहाँ पे ये सेंटिमेंट ज़्यादा है। जो कृषक वर्ग है, जो फार्मर्स कम्युनिटी है, किसानों की, वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ वातावरण है और जितनी भी इन्होंने योजनाएं लाए या मदद देने की बात कर रही है, लेकिन जहाँ तक के फसल बीमा जो है वो उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, या एमएसपी नहीं मिल रही है, या टाइम पे जो रेट्स रहते हैं खेती के क्रॉप का वो गिर जाते हैं, या जिसे नुकसान भरपाई बोलते हैं कि वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें वो भी है। और एक बहुत बड़ी बात है जो अंडर करंट किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से महाराष्ट्र में है कि आज 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स महाराष्ट्र में ये बिना नौकरी के हैं, जो कमाई नहीं कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में अभी 5 साल हो गए कि कोई भी ऐसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के कोई लड़के लग नहीं रहे हैं। कि महाराष्ट्र के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स हैं उसमें से कोई ऐसी बैच नहीं निकली है कि जो लग गई है। पास हुए तो उनके अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट अगर सिलेक्शन हुआ तो उनकी सैलरी नहीं है, ट्रेनिंग में अटके पड़े हैं और एग्ज़ाम ही नहीं हो रही है। और जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें कुछ ना कुछ धांधली हो जाती है, घोटाले हो जाते हैं। तो उसके वजह से भी एक ऐसा हो रहा है कि यूथ के लिए कुछ नहीं हो रहा है और वो यूथ अनएम्प्लॉयड है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और दूसरा, महाराष्ट्र से जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो बाहर चले गए, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आया नहीं है कि जिसने रोजगार शुरू कर दिया है या जिसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ा फेल्यूर शिंदे गवर्नमेंट का क्या होगा, तो ये है कि महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट तो बाहर चले गए, गुजरात में ज़्यादा गए, बाहर के राज्यों में महाराष्ट्र से ज़्यादा गए, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हो और जिससे प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हो रहा हो। ऐसा एक भी प्रोजेक्ट शिंदे गवर्नमेंट बोल नहीं पा रही है कि हमने यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट को शुरू किया, वहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और जो खिलाफ का मुद्दा जो है, खिलाफ में जाने वाला मुद्दा महायुति सरकार के, वो ये है। तो अब ये सब चीज़ें महाविकास आघाड़ी कैसे भुनाती है, मुझे आज ही पता चला है कि महाराष्ट्र में सोनिया गांधी तो नहीं रैली करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हर एक रीजन में 2-2 रैलियां कर रही है। यानी उनकी 16 रैलियां ये फिक्स हो चुकी है। कल जो कांग्रेस हाईकमांड के साथ मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र के लीडर्स की, तो वहाँ से वो बात चली है। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन में बात ये भी चली है कि महाराष्ट्र में अभी जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए, बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि हम बड़े भाई हैं। शंखनाद करके ट्वीट आ गया देवेंद्र फडणवीस जी का, और अभी जो सीएम थे वो केयर टेकर सीएम बन गए। जैसे शिंदे केयर टेकर सीएम बन गए वैसे बीजेपी अब महायुति में हावी हो गई है। अब ये शिंदे बैकफुट पे जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे आ रहे हैं, यानी शिंदे की शिवसेना बैकफुट पे जा रही है, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी आगे आ रही है, और इसमें अजित पवार ये ट्रैप हो चुके हैं। तो ये महायुति में सिर्फ सीट शेयरिंग या कैंपेन कैसे करना तीनों साथ, ये इतना मसला नहीं है, बल्कि जितने भी ये बेनिफिशरीज की स्कीम्स इन्होंने डाली है, इसका पैसा हम कैसा खर्चा कर रहे हैं, इसको हम कैसा कंटिन्यू रखेंगे, किस लिए दिए, ये जितने भी आरोप इसको लेके हो रहे हैं महाविकास आघाड़ियों के आघाड़ी के नेताओं की तरफ से, इसको आंसर देते देते इनका प्रचार आगे जाएगा। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक इनके रणनीति में रहेगा कि इन्हें आंसर ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक के क्या हुआ कि अभी तक के सरकारी पैसे से
पॉलिटिकल कैंपेनिंग हुआ। आज टीवी के पर्दे पे जितने भी गवर्नमेंट की एड्स स्कीम्स की ये वो आई हैं, तो इससे इन्होंने महायुति का ही प्रचार किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट की ऐड बंद हो जाएगी, अभी पार्टियां की ऐड चालू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक के जो किया वो ओवर एक्सपोजर भी हुआ है, ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। तो ज़्यादा ओवर एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण भी अभी ये नुकसान आ सकता है। महाराष्ट्र में अगर चाहे महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता म्हणजे राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन्होंने अगर अच्छा कैंपेन किया तो अपर एज ये ले सकते हैं। एक जानकारों का मानना ये है कि ये लाडली बहना जैसे बेनिफिशरी जो स्कीम है, इससे जो ताकतवर एमएलएज हैं या विधायक हैं जो वापस खड़े हुए होंगे टिकट लेके चुनाव में, इनको 20 से 25 हजार मतों का फायदा होगा। यानी ये इतने मत उनके जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, ये बेनिफिशरी स्कीम की वजह से, लाडली बहना की वजह से। लेकिन इनके अपोज में, इनके खिलाफ अगर महाविकास आघाड़ी बैटल ऑफ परसेप्शन करके जनमत मिला लेती है तो उनके वोट शेयर बढ़ जाता है, और फिर वो जो गैप है वो फिर लाडली बहना या बेनिफिशियरी स्कीम से नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट में एटमॉस्फेयर कितना बढ़ता है, और वो बढ़ाने का चांस जो है ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी को है, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं उनको सिर्फ आंसर देना है, जवाब देना है, और इनको जवाब लेना है। और उसमें डोंट फॉरगेट मनोज जरांगे फैक्टर, वो एक अलग फैक्टर है जिसकी एक अलग चर्चा है। सर, आपने वोट कटवा पार्टी की बात की कि को बहुत ज़्यादा इस चुनाव में उनका बोलबाला रहेगा, तो ऐसे में नाम आते हैं कुछ पार्टी की, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो 222 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वो भी कई ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें, और जो तीसरा मोर्चा है वो भी अपने कैंडिडेट्स को उतारने की बात कर रहा है। तो ये जो पार्टियां हैं ये कितना डैमेज करेगी दोनों अलायंस को? मुझे नहीं लगता ये पार्टियां ज़्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बाइपोलर एटमॉस्फेयर है। ये अटकलें लगा जा सकता है कि कितने लोग कितने वोट कटवा रहेंगे, उससे फिर नंबर्स बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारे जगहों पे इधर महायुति या महाविकास आघाड़ी इनमें ही ज़्यादातर फाइट्स होंगी। इसका रीज़न ये है कि ये बैटल ऑफ परसेप्शन है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जहाँ पे स्ट्रांग है तो उनके साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो बना है, जनमत उनके पास आया है, वो आज का नहीं आया है, वो लगभग 2-2.5 साल से आया है, जब से ये ऑपरेशन लोटस शिवसेना में हुआ। तो शिवसेना अभी बैकफुट पे कहाँ जा सकती है उद्धव ठाकरे जी की, कि उनके जो कैंडिडेट का चयन है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो शरद पवार जी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, तो वो चुनाव का जो चयन जो है उम्मीदवारों का वो बहुत अच्छे से करेंगे। कांग्रेस ये पार्टी रिवाइव हो चुकी है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स का चॉइस ज़्यादा है, फिर भी कांग्रेस का एक हमेशा का प्रॉब्लम रहता है टिकट का बंटवारा, जो हरियाणा में हुआ। और कांग्रेस अगर ये ठीक से कर लेती है तो महाविकास आघाड़ी के चांसेस ज़्यादा है। अगर 2009 का रिजल्ट लोकसभा में रिपीट हुआ है तो 2009 का रिजल्ट विधानसभा में भी रिपीट होगा तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन सकती है। 82 जिसको हम 82 सीट्स बोलते हैं, वो 2009 में आई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का टारगेट अभी 82 सीट्स का है, और नंबर 1 पार्टी अगर कांग्रेस को बनना है तो कम से कम सीटों का जो बंटवारा है वो ठीक करना पड़ेगा। उसमें उनको हाँ, उसमें सीटों का बंटवारे को लेके ही उनमें एक हमेशा ये रहता है कि कांग्रेस टिकट बांटते समय कुछ टिकट फेंक देती है या कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। अगर उन्होंने वो नहीं किया और सीटों का बंटवारा ठीक से किया तो कांग्रेस के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर फाइट्स कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी के खिलाफ अगर होंगी, और बीजेपी की जो स्टेट की लीडरशिप है देवेंद्र फडणवीस अभी वो पूरे माइनस में है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, ये सब सवाल जो है ये होम मिनिस्ट्री और पुलिस पे उठाए जा रहे हैं,
और देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे तब पावरफुल थे, लेकिन जब से शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए उनके दिन फिर गए। उनके खिलाफ नैरेटिव सेट होने लगा है। आज मनोज जरांगे पाटिल रोज देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें से देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि बीजेपी ने उनको एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया है अभी भी, और वो ज़्यादा करेगी क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई चारा नहीं, उनको रिप्लेस करने वाला ऐसा कोई नेता नहीं है कि ज़्यादातर विधायक उनकी माने। तो देवेंद्र फडणवीस जी को सामने करते हुए, महायुति में रखते हुए अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस ये सीएम बनेंगे। लेकिन नुकसान बीजेपी को होता है तो वो देवेंद्र फडणवीस के वजह से होता है, ये भी उसका दूसरा अर्थ है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है देवेंद्र फडणवीस जी के सामने कि उनके नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है तो उसने अच्छा करना है, क्योंकि उनको लेके जितने उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन भी उनके ऊपर ही आरोप लगा रही है। मनोज जरांगे पाटिल ने उनको विलन कर दिया है सब तरफ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सब देवेंद्र फडणवीस कैसा रास्ता निकालते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को जीतना है तो देवेंद्र फडणवीस को अच्छा करना पड़ेगा, और देवेंद्र फडणवीस अच्छा करेंगे तो बीजेपी जीतेगी। धन्यवाद आशीष जी। तो आशीष जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी महायुति है उसे आने वाले दिनों में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं और कितने सवाल हैं जिनका जवाब महायुति की सरकार को देना पड़ेगा। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना ही ज़रूरी है कि आगे जिस तरह से प्रचार का समय आएगा तो किस तरह से प्रचार होते हैं और किस तरह से बड़े बड़े चेहरे महाराष्ट्र के रण में उतरते हैं।